फिल्म की शुरुआत एक पुलिस स्टेशन से होती है जहां बॉक्सर मो अंदर जाकर दो पुलिस वालों से मिलता है। पुलिस वाले उसके चेहरे की चोट देखकर हैरान रह जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। मो उन्हें बताता है कि मैंने गलती से एक आदमी को मार दिया है। असल में मो ने उस आदमी को बॉक्सिंग रिंग में मार दिया था और भले ही उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, फिर भी वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। इस तरह मो को जेल हो जाती है। 3 साल बाद हम देखते हैं कि एक मर्डर की वजह से बहुत भीड़ लगी हुई है। लेडी पुलिस ऑफिसर लुक वहाँ पहुँचती है और क्राइम सीन की जाँच करती है। उसे पता चलता है कि एक बॉक्सर मारा गया है। वो देखती है कि उसकी कार बुरी तरह टूटी हुई है और उसके अंदर कुछ गैर कानूनी चीजें भी हैं। फॉरेंसिक डॉक्टर बताता है कि लाश पर कई गहरी चोटें हैं और उसकी पसलियां और खोपड़ी टूटी हुई है, पर ये सारी चोटें एक्सीडेंट की वजह से नहीं आई है। किसी ऐसे आदमी ने उसके साथ लड़ाई की है जो मार्शल आर्ट्स में बहुत माहिर है। लुक वहाँ क्राइम सीन पर एक अजीब सा खंजर देखती है और उसकी फोटो खींचती है। इसके बाद सीन उस जेल में जाता है जहाँ मो बंद है। मो को यहाँ बंद हुए 3 साल हो चुके हैं। तभी वहाँ एक गैंग का लीडर अपने आदमियों के साथ आता है और मो को वहाँ से जाने का हुक्म देता है, पर मो का दोस्त वहाँ से जाना नहीं चाहता था। मो चाहता तो उन सबको अकेले ही पीट सकता था, पर उसे फालतू की लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, इसलिए वो अपने दोस्त को लेकर दूसरी टेबल पर बैठ जाता है। तभी टीवी पर उस बॉक्सर के मर्डर की खबर आती है। जैसे ही मो उस बॉक्सर का नाम सुनता है, वो खबर पर पूरा ध्यान देने लगता है। उसे पता चलता है कि ऑफिसर लुक इस केस की इंचार्ज है। मो गार्ड से कहता है कि मुझे ऑफिसर लुक से मिलना है क्योंकि मेरे पास कुछ जानकारी है जो इस केस में उनकी मदद कर सकती है, पर गार्ड उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि वो वहाँ सिर्फ एक कैदी है और उसे अपनी मर्जी से किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं है। अब मो खुद कुछ करने की सोचता है। वो सीधा उस गैंग लीडर और उसके आदमियों के पास जाता है और बिना कुछ कहे उन्हें पीटना शुरू कर देता है। वो अपने खतरनाक मार्शल आर्ट्स मूव्स दिखाता है। वो लोग गिनती में बहुत ज्यादा थे, फिर भी मो उन सब पर भारी पड़ रहा था। गैंग का लीडर एक कुर्सी उखाड़कर मो को मारता है, पर मो उसका दूसरा वार रोक लेता है। मो चाहता तो उसके चेहरे पर एक जानलेवा वार कर सकता था, पर उसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वो बस गैंग लीडर के पेट में एक मुक्का मारता है। तभी पुलिस वहां आ जाती है और मो को पकड़ लेती है। बाद में पता चलता है कि मो ने ये सब जानबूझकर किया था ताकि सबका ध्यान उसकी तरफ जाए। वो कहता है कि मुझे ऑफिसर लुक से मिलना है। अगले दिन जेल के वार्डन को मजबूरी में ऑफिसर लुक को बुलाना पड़ता है क्योंकि मो के बारे में सब जानते थे कि वो कभी कोई परेशानी खड़ी नहीं करता। पिछले 3 सालों में उसने किसी से लड़ाई नहीं की थी, पर कल उसने सिर्फ तुमसे मिलने के लिए इतने सारे कैदियों को पीट दिया। ये उसका बहुत ही अजीब बर्ताव था। लुक भी ये जानकर हैरान रह जाती है कि मो ने अकेले 17 कैदियों को पीटा है। लुक अंदर जाकर उससे मिलती है। मो उससे कहता है कि जो बॉक्सर मरा है वो मेरा दोस्त था और जिस तरह से वो मरा है वो बहुत अजीब है। अगर कातिल उसे सिर्फ मारना चाहता तो वो उसे गोली मार सकता था, पर जब उसने उसे पीट पीट कर मारा है तो इसका मतलब है कि वो एक खास मैसेज देना चाहता है। मैं मार्शल आर्ट्स अच्छे से समझता हूँ और मेरा अंदाजा है कि कातिल ये साबित करना चाहता है कि वो सबसे ताकतवर फाइटर है, इसीलिए उसने अपने हाथों से बॉक्सर को मारा। मैं इस केस में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और कातिल तक पहुँचने का रास्ता बता सकता हूँ। लुक उससे पूछती है कि तुम इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी बात सच है। मो उसे मार्शल आर्ट्स का पूरा विज्ञान समझाने लगता है ताकि वो साबित कर सके कि उसे फाइटिंग की गहरी समझ है, पर लुक उसकी बातों से इम्प्रेस नहीं होती। वो कहती है कि मैंने मार्शल आर्ट्स समझे बिना भी बहुत से केस सॉल्व किए हैं और तुम्हारी ये जानकारी मेरे किसी काम की नहीं है। लुक को लगता है कि मो बस किसी तरह जेल से बाहर निकलना चाहता है। वो उसे छोड़कर जाने ही वाली होती है कि मो उसे रोकता है और 7 फाइटर्स के नाम लेता है। वो कहता है कि इन 7 में से कोई एक कातिल का अगला शिकार होगा। भले ही लुक को उस पर यकीन नहीं होता, पर वो अपने असिस्टेंट को उन 7 फाइटर्स के बारे में पता लगाने को कहती है। इसके बाद हम कातिल को देखते हैं जो अपना खंजर तेज कर रहा है। ये वही खंजर है जो वो हर क्राइम सीन पर छोड़ जाता है। फिर वो तामियों का नाम लिखता है जो उसका अगला शिकार है। हम तामियों को देखते हैं जो एक म्यूजियम में मूर्तिकार का काम करता है और एक बहुत बड़ा कंकाल बना रहा है। मूर्तिकार बनने से पहले तामियों 10 साल तक एशिया का सबसे बेहतरीन बॉक्सर रह चुका था। अचानक कातिल उसके पास पहुंच जाता है और अपना नाम बताता है। वो कहता है, मेरा नाम युसाओ है और मैं तुम्हारे साथ तब तक लड़ना चाहता हूँ जब तक तुम मर ना जाओ। वो एक खोपड़ी जमीन पर फेंकता है ताकि तामियों को गुस्सा आए और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तामियों देखता है कि युसाओ ने बहुत बड़े जूते पहने हुए हैं। वो समझ जाता है कि युसाओ जन्म से ही एक पैर से अपाहिज है, पर उसने इतनी ट्रेनिंग की है कि अब वो उस कमजोरी से बहुत आगे निकल चुका है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है और वो सिर्फ अपने पैरों का इस्तेमाल करके लड़ते हैं, पर युसाओ उस पर भारी पड़ता है। वो तामियों का पैर पकड़कर तोड़ देता है और फिर उसे मार डालता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उधर लुक उन 7 फाइटर्स की जानकारी निकालती है। उसे पता चलता है कि वो 7 एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब वो सब अलग अलग काम करते हैं और अलग अलग शहरों में रहते हैं। उसे मो के बारे में भी पता चलता है कि मो
का अपना एक मार्शल आर्ट्स स्कूल था जहां वो बहुत से बच्चों को ट्रेनिंग देता था। पुलिस ने भी उसे अपने लोगों को मार्शल आर्ट्स सिखाने के लिए रखा था, पर जब से वो जेल गया उसका स्कूल बंद हो गया। जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तभी लुक को खबर मिलती है कि तामियो का मर्डर हो गया है और उसके कंधे में एक खंजर घुसा हुआ है। लुक को समझ आ जाता है कि मो की बात बिल्कुल सच थी। वो वापस जेल में मो से मिलने जाती है और उसे बताती है कि तामियो मारा गया। मो को कोई हैरानी नहीं होती। वो कहता है कि मुझे यकीन है कि तामियो को पैरों से पीट पीट कर मारा गया होगा। मो कहता है तुम्हें मुझे जेल से बाहर निकालना ही होगा वरना और भी लोग मारे जाएंगे। लुक उसे बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाती है, पर एक शर्त पर। मो 24 घंटे पुलिस की नजर में रहेगा। वो उसे एक फोन देती है ताकि वो उससे बात कर सके। वो कहती है कि अगर तुम्हारा बर्ताव अच्छा रहा तो तुम्हारी सजा कम कर दी जाएगी। उसी समय युसाओ अपना अगला खंजर तैयार कर रहा है। मो लुक को बताता है कि कातिल एक खास कुंग फू स्टाइल का इस्तेमाल कर रहा है। पहला आदमी जिसे उसने मारा वो हाथ से लड़ने में माहिर था, दूसरा आदमी पैरों से लड़ने में माहिर था। तो मेरा अंदाजा है कि कातिल हर तरह की फाइटिंग में खुद को सबसे बेहतरीन साबित करना चाहता है, इसलिए उसका अगला शिकार एक रेसलर पहलवान होगा। वो लुक से कहता है कि हमें मोंग नाम के रेसलर के पास जाना चाहिए, पर अफसोस कि वो लोग लेट हो जाते हैं। युसाओ मोंग के पास पहले ही पहुंच चुका होता है और उसके साथ रेसलिंग वाली लड़ाई शुरू कर देता है। युसाओ मोंग पर भारी पड़ता है और उसके शरीर की नाजुक जगहों पर खतरनाक वार करता है। वो वहाँ सारा सामान तोड़ फोड़ देता है और मोंग को मारकर उसकी लाश छत से नीचे फेंक देता है। पुलिस वहाँ पहुँचती है और देखती है कि मोंग के हाथ में खंजर घुसा हुआ है। मो दूर से युसाओ को देख लेता है और उसकी खतरनाक नजरों से पहचान जाता है कि यही कातिल है। मो उसके पीछे भागता है पर एक जगह आकर रुक जाता है। उसे महसूस होता है कि युसाओ उसके बिल्कुल पास है। तभी युसाओ उसे पीछे से मारता है और फिर भागकर दूसरी बिल्डिंग पर कूद जाता है। मो के अंदर उसकी तरह कूदने की हिम्मत नहीं होती और युसाओ वहाँ से गायब हो जाता है। मो और पुलिस वाले बहुत परेशान होते हैं कि वो उसे पकड़ नहीं पाए। इसी बीच मो मौके का फायदा उठाकर पुलिस की नजर से भाग जाता है और अपने पुराने शहर फोशान पहुँच जाता है। वहाँ वो अपनी पत्नी सिंह से मिलने जाता है। सिंह उसे इतने सालों बाद देखकर हैरान रह जाती है। दोनों तुरंत एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उनके पास अपनी फीलिंग्स बताने के लिए शब्द नहीं होते। फिर मो अपने पुराने घर जाता है। वो अपने उन स्टूडेंट्स की फोटो देखता है जिन्हें वो ट्रेनिंग देता था। वो अपने गुरु की फोटो के सामने खड़ा होता है और उनसे माफी मांगता है क्योंकि उसने गलती से एक इंसान की जान ले ली थी। सिंह उसे शांत करती है और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट पहनाती है। वो कहती है कि ये ब्रेसलेट तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हें अपने गुस्से और ताकत पर कंट्रोल रखना है और जब तक अपनी जान बचाने की नौबत ना आए तब तक किसी से लड़ाई नहीं करनी है, ताकि दोबारा वैसा कुछ ना हो जैसा पहले हुआ था। तभी मो को अपने सामान में युसाओ का खंजर मिलता है। वो हैरान होकर अपनी पत्नी से पूछता है कि ये खंजर यहाँ कैसे आया। वो बताती है कि करीब 1 महीने पहले एक आदमी आया था जो लंगड़ा कर चल रहा था। उसने मुझे ये खंजर दिया और कहा कि इसे तुम्हें दे दूं। मो कहता है कि मैं अभी पुलिस के साथ काम कर रहा हूँ और इस खंजर का इस केस से सीधा कनेक्शन है। सिंह कहती है कि शायद शहर के इतिहासकार को इस खंजर के बारे में कुछ पता हो। कल सुबह हम उसके पास चलेंगे। मो मान जाता है। दूसरी तरफ युसाओ समुंदर के किनारे बैठा अपनी पत्नी को याद कर रहा है जो कैंसर की वजह से तड़प तड़प कर मर रही थी। युसाओ उसकी हालत याद करके बहुत दुखी होता है क्योंकि वही दुनिया में एक लौती इंसान थी जो युसाओ से सच्चा प्यार करती थी। जैसा वो था बिल्कुल वैसे ही युसाओ अपने अंदर का सारा गुस्सा निकालने के लिए जोर शोर से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता है। उधर मो सो रहा होता है और उसे वही सपना आता है जिस दिन उसने उस बॉक्सर को मारा था। वो डर कर उठ जाता है और देखता है कि उसका ब्रेसलेट उसके हाथ में नहीं है। वो तुरंत उसे जमीन से उठाकर पहन लेता है। अगले दिन वो दोनों इतिहासकार से मिलते हैं। वो उन्हें बताता है कि खंजर पर जो निशान बना है उसे सोनोसो पक्षी कहते हैं। बहुत पहले मार्शल आर्ट्स के टूर्नामेंट होते थे और जो हार जाता था उसे ये सोनोसो पक्षी का निशान दिया जाता था। वो उनसे पूछता है कि तुम लोग इस निशान के बारे में क्यों पूछ रहे हो। मो और सिंह बताते हैं कि एक सीरियल किलर है जो मार्शल आर्ट्स फाइटर्स को मार रहा है और हर मर्डर के बाद ये खंजर छोड़ जाता है। हम बस इतना जानते हैं कि वो कातिल लंगड़ा कर चलता है। वहाँ खड़ा एक आदमी उनकी बातें सुन लेता है। वो उन्हें बताता है कि युसाओ ने 6 साल पहले मेरे साथ लड़ाई की थी। जब उसने मुझे हरा दिया तो उसने मुझे भी यही खंजर दिया था। वो जन्म से ही अपाहिज है। उसका एक पैर दूसरे से बड़ा है, पर उसने बहुत ट्रेनिंग की और अपनी इस कमजोरी को दूर कर लिया। वो आदमी उन्हें युसाओ के घर का पता बता देता है। इसके बाद मुलुक को फोन करता है और कहता है कि मुझे एक सुराग मिला है जो हमें कातिल तक पहुंचा सकता है। पुलिस तुरंत फोशान शहर के लिए निकल पड़ती है। लुक मो को गिरफ्तार करना चाहती थी क्योंकि वो पुलिस की कैद से भागा था, पर सिंह उससे कहती है कि मो का मकसद इस केस को सॉल्व करना है और तुम मो के बिना ये केस सॉल्व नहीं कर पाओगी। लुक कहती है कि इस बारे में हम तब बात करेंगे जब ये केस बंद हो जाएगा। फिर वो सब युसाओ के घर पहुंचते हैं, पर वहाँ युसाओ का कोई नामो निशान नहीं होता। मकान मालकिन बताती है कि युसाओ हमेशा अपने आप में मस्त रहता था और दिन रात सिर्फ ट्रेनिंग करता रहता था। वो अपने चेहरे पर समुद्री नमक मलता था ताकि उसके चेहरे की स्किन सख्त हो जाए और वो मार बर्दाश्त कर सके। वो घर की तलाशी लेता है
और उसकी ट्रेनिंग का सामान देखता है। मो को समझ आ जाता है कि युसाओ ने सबसे ज्यादा ट्रेनिंग अपने पैरों की है ताकि वो अपनी कमजोरी को मिटा सके, और उसने अपनी उसी कमजोरी को अपना सबसे खतरनाक हथियार बना लिया है। वो दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखते हैं। युसाओ ने लिखा था, अब इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अब मेरे जीने का एक ही मकसद है कि मैं मार्शल आर्ट्स के सभी चैंपियन फाइटर्स को चैलेंज करूं और उन्हें हराकर नंबर 1 बन जाऊं। इसके बाद मो अपनी पत्नी को अलविदा कहता है क्योंकि उसे वापस पुलिस की निगरानी में जाना था। जाहिर है कि सिंह इससे बहुत दुखी होती है, पर लुक सिंह से कहती है कि तुम भी हमारी टीम में शामिल हो जाओ। मो मना करता है क्योंकि वो अपनी पत्नी की सेफ्टी को लेकर डरा हुआ था, पर लुक कहती है कि जब सिंह तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम अपने काम पर ज्यादा फोकस कर पाओगे। मो को मजबूरी में मानना पड़ता है। मो उन्हें बताता है कि अगला शिकार तलवारबाजी में माहिर एक फाइटर होगा जो अब एक बावर्ची बन चुका है। वो लोग तुरंत वहां जाते हैं और उस बावर्ची से मिलते हैं। मो और वो बावर्ची पुराने दोस्त थे। पता चलता है कि बावर्ची ने कई साल पहले ट्रेनिंग छोड़ दी थी क्योंकि उसके हाथ में चोट लग गई थी। अब उसका लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं था। मो उससे पूछता है कि जिस फाइटिंग स्कूल को तूने खोला था उसका क्या हुआ। बावर्ची बताता है कि मैंने वो स्कूल अपने स्टूडेंट योंग को दे दिया था। मो समझ जाता है कि युसाओ का अगला शिकार योंग ही होगा। योंग अब एक एक्टर बन चुका है। युसाओ फिल्म की शूटिंग वाली जगह पर पहुंचता है। बाकी एक्टर उसे वहां से जाने को कहते हैं, पर युसाओ उनमें से एक को तलवार से मार देता है। वो कहता है कि मैं तुम लोगों से लड़ने नहीं आया हूँ। सब डर कर भाग जाते हैं, बस योंग वहां खड़ा रहता है। युसाओ उससे कहता है कि ये कितनी अजीब बात है कि तुम हथियार चलाने में इतने माहिर हो, फिर भी तुमने एक एक्टर बनना सही समझा। मैं यहाँ तुम्हें तलवारबाजी के लिए चैलेंज करने आया हूँ। योंग मान जाता है और उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच एक बहुत ही खतरनाक और जोरदार लड़ाई होती है। युसाओ योंग के पैर में चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। योंग को समझ आ जाता है कि ये उसकी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई है। वो अपनी तलवार से युसाओ को घायल करने की बहुत कोशिश करता है, पर नाकाम रहता है। युसाओ उसकी पीठ पर वार करता है, पर योंग किसी तरह उसकी तलवार छीन लेता है। लेकिन युसाओ जमीन से एक छोटा सा ब्लेड उठा लेता है और योंग पर पूरी ताकत से हमला कर देता है। वो योंग को कई बार चाकू मारता है और आखिर में उसे मार डालता है। इस तरह युसाओ एक और शिकार करने में कामयाब हो जाता है। मो और लुक को इस बात का पता चलता है। बड़े ऑफिसर लुक पर प्रेशर डालते हैं कि जल्दी केस सॉल्व करो क्योंकि सारे मर्डर की खबरें टीवी पर आ रही हैं और पुलिस की बहुत बेइज्जती हो रही है। लुक वादा करती है कि वो 3 दिन के अंदर केस सॉल्व कर देगी। मो लुक से माफी मांगता है कि वो अभी तक कातिल को पकड़ नहीं पाए। लुक कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम निराश हो। मो अगले शिकार के बारे में सोचता है, पर असल में मो ने पुलिस से एक बात छुपाई थी। जब मो जेल में था तो उसे युसाओ का एक लेटर मिला था। उसमें लिखा था, मैं तुम्हारे जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें चैलेंज कर सकूं। उस वक्त मो को समझ नहीं आया था कि वो लेटर किसने भेजा है, पर अब उसे पता चल जाता है कि युसाओ का आखिरी शिकार वो खुद ही है। उधर पुलिस उस समुद्री नमक की जांच करती है जो युसाओ इस्तेमाल करता था। वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि युसाओ वो नमक कहाँ से लाता था। शायद इससे उन्हें युसाओ का पता मिल जाए। अचानक पुलिस स्टेशन में युसाओ का फोन आता है। वो मो से बात करना चाहता है। लुक युसाओ का फोन ट्रैक करने लगती है और मो उसे बातों में उलझाए रखता है ताकि पुलिस को उसकी लोकेशन पता करने का टाइम मिल जाए। युसाओ मो से कहता है, मानना पड़ेगा, तुम जेल से बाहर आ ही गए। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुम इतने समझदार हो कि मेरे अगले शिकार का पता लगा लेते हो। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह फिट रहो और मुझे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। पुलिस युसाओ की लोकेशन ट्रैक कर लेती है। पता चलता है कि वो एक सोनाबाद से बात कर रहा है। इसके बाद युसाओ को अपनी पत्नी की मौत का दिन याद आता है। वो बीमारी से बहुत तड़प रही थी और युसाओ उसे इस हालत में नहीं देख पा रहा था, इसलिए उसने उसका गला घोंटकर उसे मार दिया ताकि उसे उस दर्द से छुटकारा मिल सके। पुलिस उस सोनाबाद में पहुंचती है, पर युसाओ वहां से भाग चुका होता है। लुक बहुत गुस्सा होती है। उसे ये सोचकर अजीब लगता है कि युसाओ को कैसे पता था कि मो जेल में है। वो मो से कहती है कि ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है, पर मो कहता है कि युसाओ सभी माहिर फाइटर्स पर नजर रखता है और ऐसा लगता है कि उसने मेरे बारे में भी पूरी रिसर्च की है। ये कहकर मो वहां से चला जाता है, पर लुक को मो की बात पर यकीन नहीं होता। उसे मो पर शक होने लगता है। वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि जेल के सीसीटीवी फुटेज निकालो और देखो कि मो से मिलने जेल में कौन कौन आया था। दूसरी तरफ मो को वो दिन याद आता है जब पहले मर्डर से एक दिन पहले युसाओ ने उसे मैसेज भेजा था कि कल की खबरें जरूर देखना, और वाकई अगले दिन मो ने उस बॉक्सर के मर्डर की खबर सुनी थी। अगले दिन पुलिस को उस जगह का पता चल जाता है जहां से युसाओ अपना नमक लाता था। उस जगह पर युसाओ की दादी का एक घर है। पुलिस को लगता है कि युसाओ वहीं छुपा होगा। वो लोग घर के अंदर घुसते हैं, पर युसाओ वहां नहीं होता। उन्हें वहां उसकी पत्नी की अस्थियां मिलती है। पुलिस समझ जाती है कि वो ये राख लेने वापस जरूर आएगा, इसलिए वो घर के चारों तरफ छुप जाते हैं और युसाओ का इंतजार करते हैं। लुक अपनी टीम को सख्त आर्डर देती है कि इस बार युसाओ बचकर नहीं जा
जाना चाहिए। अगले दिन युसाओ एक नाव से वहाँ पहुँचता है, पर वो वहाँ पुलिस के कुत्तों को देख लेता है और समझ जाता है कि पुलिस ने जाल बिछाया है। वो तुरंत अपनी नाव घुमाता है और पुलिस की नजरों से गायब हो जाता है। सब हैरान रह जाते हैं और उसे चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। इसके बाद लुक के पास मो से मिलने वालों की लिस्ट आ जाती है। उसे पता चलता है कि युसाओ मो से जेल में मिलने आया था। लुक मो पर बंदूक तान देती है और इल्जाम लगाती है कि तुम युसाओ के साथ मिले हुए हो। तुमने ये सब फाइटर्स को मारने और खुद जेल से बाहर निकलने के लिए किया है। पर मो उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है और पुलिस वालों को पीट कर वहाँ से भाग जाता है। उसी समय युसाओ का सामना स्पेशल फोर्स से हो जाता है। वो एक एक करके सबको पीटने लगता है। कुछ पुलिस वाले मो को भी रोकते हैं, पर मो बड़ी फुर्ती से उन्हें पीटता है। वो एक डंडा लेकर उन सबको मारता है। दूसरी तरफ सिंह अकेले ही युसाओ को ढूंढने निकल पड़ती है। वो उसी घर में युसाओ से मिलती है और उसके हाथ में युसाओ की पत्नी की राख होती है। वो युसाओ से कहती है कि मो का पीछा छोड़ दो और बदले में मैं तुम्हें ये राख दे दूंगी। पर युसाओ को लगता है कि अगर मो की पत्नी मर जाएगी तो मो गुस्से में और भी खतरनाक फाइटर बन जाएगा। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। पता चलता है कि सिंह को भी मार्शल आर्ट्स आता है, क्योंकि वो खुद एक ट्रेनर है। वो युसाओ को कड़ी टक्कर देती है। उधर मो अभी भी पुलिस वालों से उलझा हुआ था। युसाओ एक तलवार उठाता है और सिंह के हाथ में मार देता है। कुछ ही सेकंड बाद मो वहाँ पहुँचता है और अपनी पत्नी को जमीन पर पड़ा देखकर बहुत घबरा जाता है। युसाओ राख लेकर पुलिस वालों से बचकर भागने लगता है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे मार देता है। मो पुलिस वालों से कहता है कि जल्दी आकर सिंह की मदद करो। फिर वो देखता है कि युसाओ घर के बाहर है। मो उस पर हमला कर देता है और उसे नाव पर गिरा देता है। दोनों के बीच बिना हथियारों के जबरदस्त लड़ाई होती है। लड़ाई के बीच वो बर्तन टूट जाता है जिसमें राख थी। ये देखकर युसाओ सन्न रह जाता है। फिर दोनों पानी में गिर जाते हैं। युसाओ वहाँ कुछ पुलिस वालों को मारता है, नाव पर कब्जा करता है और वहाँ से भाग निकलता है। पुलिस अपनी नाव से उसका पीछा करती है। युसाओ एक पुलिस वाले को खंजर मार देता है। लुक उस पर गोली चलाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, पर युसाओ गोली से बच जाता है और उसकी नाव पुलिस की नाव से टकरा जाती है। जब लुक उठती है तो देखती है कि युसाओ भाग चुका है। इसके बाद एम्बुलेंस आती है और सिंह को स्ट्रेचर पर ले जाती है। मो लुक से रेडियो पर बात करता है। वो कहता है कि मैं युसाओ के साथ मिला हुआ नहीं हूँ। हाँ, वो मुझसे जेल में मिलने आया था। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे अपना आदर्श मानता है और मेरे ही तरीके अपनाना चाहता है। वो सभी फाइटर्स को हराने के बाद मुझसे लड़ना चाहता था। लुक उस पर चिल्लाती है और पूछती है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। मो कहता है कि अगर मैं तुम्हें सब सच बता देता तो तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती और तुम मुझे कभी जेल से बाहर नहीं निकालती और मुझे अपनी पत्नी सिंह को बचाने के लिए बाहर आना ही था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखता है कि युसाओ ने मो से कहा था कि अगर तुम जेल से बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारी पत्नी को मार डालूंगा। इससे पता चलता है कि मो का बाहर आने का असली मकसद युसाओ को मारना था। मो लुक से कहता है मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। मैं चाहता हूँ कि युसाओ या तो पकड़ा जाए या फिर मारा जाए। सिंह दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वो रेडियो बंद कर देता है। इसके बाद पुलिस का बड़ा ऑफिसर वहाँ आता है और लुक को इस केस से हटा देता है, क्योंकि वो युसाओ को पकड़ने में नाकाम रही थी। लुक को बहुत धक्का लगता है। वो कहती है कि हमने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की थी और हम उसे पकड़ने ही वाले थे, पर ऑफिसर कहता है कि टीम के बाकी सब लोग इस केस पर काम करेंगे पर तुम नहीं। लुक बहुत उदास हो जाती है और देखती है कि एक नया ऑफिसर उसकी जगह केस की जांच कर रहा है। इधर मो को अपनी पत्नी की बात याद आती है, जब उसने कहा था कि युसाओ से मत लड़ना। हमने तय किया था कि हम सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ही लड़ाई करेंगे। मो अपनी पत्नी की फोटो को देखता रहता है। उसे युसाओ की वो बात भी याद आती है जब उसने कहा था कि मार्शल आर्ट्स तो बना ही जान लेने के लिए है। मो खुद से कहता है कि अगर मैंने युसाओ को पहले ही मार दिया होता तो वो आज मेरी पत्नी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। अब मो फैसला कर लेता है कि वो युसाओ की जान ले लेगा। दूसरी तरफ लुक छुपकर अकेले ही केस की जांच करने का फैसला करती है। वो युसाओ के घर जाती है। वहाँ वो दीवार का वॉलपेपर फाड़ती है और देखती है कि युसाओ ने उन सभी फाइटर्स के नाम लिखे हुए हैं जिन्हें वो मारना चाहता था। इससे लुक को अगले शिकार का नाम पता चल जाता है। युसाओ एक ट्रक वाले को अपना निशाना बनाता है। वो ट्रक के आगे खड़ा हो जाता है, पर तभी वो ट्रक रुकता है और उसमें से मो बाहर निकलता है। युसाओ उसे देखकर कहता है कि तुमने मुझ पर ट्रक नहीं चढ़ाया, इसका मतलब है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। मो कहता है कि अगर मैं तुम्हें तुरंत मार देता तो तुम्हें दर्द नहीं होता, पर मैं तुम्हें मारने से पहले तड़पाना चाहता हूँ। युसाओ ये सुनकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो यही तो चाहता था, एक ऐसी लड़ाई जहाँ दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचे। इसी बीच वो ट्रक का ड्राइवर लुक को फोन करता है और बताता है कि मो ने मुझे तुम्हें युसाओ की लोकेशन बताने के लिए कहा था। फिर मो और युसाओ एक दूसरे को सम्मान देते हैं और बीच सड़क पर लड़ाई शुरू हो जाती है। युसाओ पूरी ताकत से मो पर हमला करता है। दोनों की ताकत बिल्कुल बराबर होती है। दोनों दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर है। वो दोनों एक दूसरे पर खूब वार करते हैं, पर दोनों आसानी से हार नहीं मान रहे थे। फिर वो दोनों अपने पैरों से लड़ाई करते हैं। युसाओ अपना स्टाइल बदलकर टाइगर कुंग फू स्टाइल में लड़ने लगता है। वो मो के चेहरे पर चोट मारता है,
और उसके कपड़े भी फाड़ देता है। पर मो रेसलिंग स्टाइल में लड़ने लगता है। वो युसाओ को उठाकर जमीन पर पटक देता है और उस पर कई जोरदार वार करता है। लड़ाई के बीच युसाओ का एक एक्सीडेंट होने वाला होता है, पर मो उसे बचा लेता है। मो चाहता है कि वो युसाओ को अपने ही हाथों से मारे। तभी पास खड़े ट्रक से कुछ लकड़ी के डंडे गिर जाते हैं। दोनों डंडे उठा लेते हैं और डंडों से लड़ने लगते हैं। बहुत देर तक लड़ने के बाद डंडे टूट जाते हैं और वो फिर से हाथों से लड़ने लगते हैं। अब मो युसाओ पर भारी पड़ने लगता है। वो लड़ाई पर पूरा कंट्रोल कर लेता है और युसाओ के चेहरे पर एक बहुत जोरदार मुक्का मारता है। अचानक युसाओ हार मान लेता है और कहता है, मैं शुरू से यही लड़ाई तो चाहता था। चलो अब मुझे मार डालो और अपनी जीत का जश्न मनाओ। पर मो उसे मारने के लिए अपना हाथ नहीं उठा पाता। उसे अचानक होश आता है और वो अपनी पत्नी का दिया हुआ ब्रेसलेट देखता है। उसे अपनी पत्नी की बात याद आ जाती है जब उसने कहा था कि अपनी ताकत और गुस्से पर कंट्रोल रखना, ताकि जो गलती पहले हुई थी वो दोबारा ना हो, जिसके लिए उसे जेल जाना पड़ा था। मो फैसला करता है कि वो युसाओ को नहीं मारेगा, पर युसाओ चालाकी करता है और मो को खींचकर एक ट्रक के नीचे ले जाता है ताकि वो दोनों साथ में मर जाए। पर मो उससे बच निकलता है। इसके बाद युसाओ फिर से मो पर हमला करता है। मो उसे धक्का देकर दूर फेंक देता है ताकि पीछे से आता हुआ ट्रक उसे कुचल न दे। पर इसी चक्कर में मो खुद एक दूसरे ट्रक में फंस जाता है और सड़क पर घिसटने लगता है। इस वजह से मो बेहोश हो जाता है। युसाओ इस मौके का फायदा उठाता है और मो को जमीन पर खींच लेता है। वो मो से कहता है, तुम मेरी जिंदगी के सबसे ताकतवर दुश्मन हो, पर मार्शल आर्ट्स का असली मतलब जान लेना ही होता है। वो मो को मारने के लिए अपना खंजर निकालता है, पर अचानक वहाँ लुक पहुँच जाती है और युसाओ पर गोली चलाकर उसे मार डालती है। कुछ मिनट बाद मो को होश आता है और वो युसाओ की लाश देखता है। 3 महीने बाद हम मो को फिर से जेल में देखते हैं, क्योंकि उसकी सजा भी पूरी नहीं हुई थी। पर पुलिस फैसला करती है कि मो को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसने युसाओ वाले केस में पुलिस की बहुत मदद की थी। जेल से छूटने के बाद मो अपना मार्शल आर्ट्स का स्कूल फिर से खोलता है। उसकी पत्नी भी इस काम में उसकी मदद करती है और वो दोनों मिलकर आने वाली पीढ़ियों को मार्शल आर्ट्स सिखाने लगते हैं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और 15,000 लाइक पूरे करने में हमारी मदद करो। जो लोग वीडियो के आखिर तक बने हुए हैं वो कमेंट्स में पुलिस वाले का इमोजी जरूर डालें, ताकि मुझे पता चल सके कि किसे ये कहानी पसंद आई।